नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए 2023 में, वो कितने क्वेश्चन आए और किस तरह के क्वेश्चन आए फाइनेंस स्टैटिक से रिलेटेड। तो फाइनेंस स्टैटिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे 2023 में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो फेज 1 हो या फिर चाहे फेज 2 हो। आरबीआई ग्रेड बी में फेज 1 या फेज 2 होता है, आप लोग को मालूम है। आरबीआई ग्रेड बी में फेज 1 प्लस फेज 2 होता है। तो फेज 1 और फेज 2 में पर्टिकुलर 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो पीआईबी से आ जाएगा, या तो फाइनेंस के सिलेबस टैग से आएगा, या फिर ईएसआई के सिलेबस टैग से आएगा। अब फेज 1 हो या फेज 2 हो, यही 3 जगह से क्वेश्चन पूछता है। या तो एक तरह से या वो पीआईबी से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो फाइनेंस का जो भी सिलेबस है उसका पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या ईएसआई से पूछेगा। पीआईबी से तो करंट अफेयर्स ही पूछता है, फाइनेंस से करंट अफेयर्स कुछ पूछता है, कुछ स्टैटिक पूछता है, और ईएसआई से भी कुछ करंट अफेयर्स पूछता है, कुछ स्टैटिक पूछता है। तो हम लोगों ने पीवाईक्यू ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है किस किस चीजों का। पीआईबी का करंट अफेयर्स ऑलरेडी देखा हुआ है, फाइनेंस का करंट अफेयर्स ऑलरेडी देखा हुआ है। अब हम लोग फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन को देख रहे हैं। ईएसआई का हम लोग अब देखेंगे, ये सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो ईएसआई चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस के स्टैटिक पोर्शन को आज हम लोग देख रहे हैं। करने से क्या फायदा होगा, ये सब पीवाईक्यू करने से क्या फायदा मिलता है, आपको मालूम चलता है कि आपको कितना डेप्थ में जाना है जब आप पढ़ते हो फाइनेंस। ठीक है, क्योंकि ट्यूशन टीचर लोग जो होते हैं वो अथा आपको पढ़ा देंगे, तो आप सब तो पढ़ोगे नहीं, सब तो याद नहीं करोगे। तो याद क्या करना है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मालूम चलेगा। कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है ये आपको मालूम चलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल फेज 1 से चालू होगा, फिर फेज 2 भी करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में क्या रहा है, इन्फ्लेशन से ये सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है, देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई फिक्सेस द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द सेंट्रल बैंक एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए वो टारगेटिंग करता है। कौन? यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज व्हाट, एंड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अपर टॉलरेंस फॉर डैश क्वार्टर्स द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड बाय आरबीआई। क्या मतलब, जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो आरबीआई के साथ मिल करके इन्फ्लेशन टारगेट करता है। क्या करता है? इन्फ्लेशन टारगेट, कि कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेट करता है। तो ये लोग का रेंज है कि 2% से लेकर के 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए, यही लोग का टारगेट है। ठीक है, ये हर हर 5 साल के बाद ये चीज रिवाइज करता है कि कितना रेंज में हम लोग इन्फ्लेशन को रखना चाहते हैं। तो मिनिमम या फिर लो लेवल टॉलरेंस लेवल जो है वो कितना है, 2% है लो टॉलरेंस लेवल, कि कम से कम तो 2 रहना चाहिए, इससे कम हो गया तो फिर गड़बड़। और मैक्सिमम यानी कि हाई टॉलरेंस लेवल कितना है, 6%, कि 6% तक रहना चाहिए। अगर 6% के ऊपर चला गया तो भी गड़बड़। तो कितना समय के लिए 6% से ऊपर चला जाएगा कि हमको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि अगर तुम्हारा 6% का जो अपर टॉलरेंस लेवल है वो बार बार ब्रीच हो रहा है, मतलब कि बार बार टूट जा रहा है, कभी 7% हो जाता है, कभी 8% हो जा रहा है, मतलब हमारे देश में कभी 9% हो जा रहा है, और हम लोग टारगेट है 6% रखने का, लेकिन मार्केट में 7, 8, 9% हो जा रहा है। तो अगर 3 क्वार्टर तक लगातार ऐसा हो, 3 क्वार्टर तक लगातार ऐसा हो, तो आपको यानी कि आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बताना पड़ेगा ये बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही था, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। इजी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। एक सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई फिक्सेस द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द सेंट्रल बैंक एवरी 5 years. The upper tolerance level of inflation is dash, and in case of breach of upper tolerance for dash quarters, the report has to be submitted by RBI. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल में बोल रहा है कि आरबीआई ने फिक्स किया है मिनिमम नेट ऑन फंड, किसके लिए? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। तो वो कितना है? ठीक है, और उसके बाद बोला है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नेट ऑन फंड मान लीजिए कि कुछ कुछ है, तो उसको 31 मार्च 2022 तक कितना लाना पड़ेगा नेट ऑन फंड, और 31 मार्च 2023 तक कितना लाना पड़ेगा नेट ऑन फंड। समझे क्या पूछ रहा है इसमें? पहले तो बोल रहा है कि जो एचएफसी है यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी,
उसके लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना है, मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और ये भी साथ में बोल रहा है कि अगर यही HFC का मान लीजिए कि नेट ओन्ड फंड बहुत कम है तो उसको फेज वाइज में ना बढ़ाएगा, तो 31 मार्च 2022 तक में कितना बढ़ाएगा उसको, वो पूछा है, और 31 मार्च 2023 तक उसको कितना बढ़ाएगा वो पूछा है, ठीक है। तो आपको सिंपल एक ही चीज याद रखना था कि मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना है, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे सवाल है, ये सिलेबस टैग है इसका, और बेस्ड ऑन करंट अफेयर से। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पिछले 2 महीने में ये न्यूज में था, इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया ये। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल फेज 2 का है। 2 सवाल फेज 1 से पूछे गए फाइनेंस स्टैटिक को लेकर के। पहला जो था वो इन्फ्लेशन पे था और दूसरा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम लोग फेज 2 पे मूव ऑन करते हैं। पहला सवाल क्या है कि नावीफीड यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो ये जो बैंक है नावीफीड जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको हम लोग बना रहे हैं DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो किस सेक्टर के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं DFI, वो आपसे पूछा गया है। किस सेक्टर के लिए हम लोग नावीफीड को, किस सेक्टर के लिए हम लोग नावीफीड को बना रहे हैं DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन से सेक्टर को। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डेवलपमेंट को, किसी चीज को डेवलप करना है तो उसके लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग खड़ा कर दिए, तो इस नावीफीड को हम लोग प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिए। तो किस सेक्टर को ग्रो करने के लिए इसको बनाया गया है वो आपसे पूछा गया है, सेक्टर पूछा गया है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सवाल है और डायरेक्ट सवाल है, इसीलिए मैं इजी कहूंगा। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल में बोल रहा है कि कैलकुलेट करो रिटर्न टू एसेट रेशियो। तो रिटर्न टू एसेट रेशियो आपको कैलकुलेट करने बोला है, इनकम और एसेट दे दिया गया है। ये रिटर्न टू एसेट रेशियो जो है ये अकाउंटिंग का बेसिक है, आपसे सिलेबस में पूछा गया था, सिलेबस में बताया गया है कि आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग करके आना है। तो ये अकाउंट्स का बेसिक से आपको सवाल पूछा है, इजी सवाल है। कैसे, रिटर्न टू एसेट, एसेट से कितना रिटर्न हुआ है, तो एसेट से कितना रिटर्न हुआ है, एसेट से 100 लाख रुपया रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला होता है इनकम अपॉन एसेट इंटू 100। तो बस आपको ये फॉर्मूला पुट करना था, आपका आंसर आया था 20%। आप 500 रुपया लगा करके 100 रुपया कमाए हैं तो कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ। 20% आपका रिटर्न हुआ, तो रिटर्न टू एसेट रेशियो 20% आया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोल रहा है कि इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस का कौन सा एग्जांपल है वो आपसे पूछा गया है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस से ही सवाल है, ये सिलेबस टैग में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपको एक्सपेक्टेड था, इसीलिए इजी कैटेगरी का सवाल आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोला है कि नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन कौन सा है वो आपको बताना है। ये बजट का जो बेसिक है, बजट का जो स्टैटिक पोर्सन है, वहां से आपसे सवाल पूछा गया है। इजी कैटेगरी का ये सवाल मैं कहूंगा इसे। अगला सवाल को देखें तो अगला सवाल में कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि रमेश लेंट 25,000 टू सुरेश फॉर 3 मंथ। तो यहां पर लिखते हैं रमेश जो है, एक मिनट, रमेश जो है 25,000 रुपये दिया है, ठीक है, सुरेश को, लेकिन इस सुरेश को तो लौटाना है फिर रमेश को। आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ रमेश हैड टू पे 25,000 टू राजेश। अब जैसे 3 मंथ हुआ, रमेश को मालूम चला कि हमको तो राजेश को पैसा देना है, 25,000 ही देना है। तो रमेश सोच रहा होगा कि देखो यार 25,000 तो हमको सुरेश से मिलेगा, तो 25,000 राजेश को दे देंगे। तो ये क्या सोचा रमेश कि एक काम करते हैं, सुरेश को ही बोलते हैं तुम ही राजेश को दे दो 25,000। सुरेश हम तुमसे जो पैसा लेंगे फिर हमको राजेश को देना ही पड़ेगा, तो ये काम करो तुम ही राजेश को दे देना। इसीलिए वो क्या किया, ही अंडर रोड एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट लिखा जिसमें बोला सुरेश को कि सुरेश सुनो, 25,000 जो मेरा वाला था तुम डायरेक्टली पे कर दो राजेश को, एंड दस एब्जॉल्विंग हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी। और अगर तुम 25,000 दे देगा तो तुम पे कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगा, तुमको फिर हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे विल दे यूज, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रमेश जो है सुरेश को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देगा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा
कि सुरेश गिव 25,000 टू राजेश, you will be free then, you will be free then। तो सुरेश क्या करेगा, जाएगा और पैसा दे देगा राजेश को डायरेक्ट, समझे। तो इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सवाल था। सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं कि रमेश lent 25,000 to Suresh for 3 months. After 3 months, Ramesh had to pay 25,000 to Rajesh. So he underwrote an instrument obliging Suresh to pay 25,000 directly to Rajesh and thus absolving himself from the liability. What kind of negotiable instrument will they use? ठीक है, ये बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का सवाल है। नॉर्मली बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाया जाता है और ये इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखें तो इस सवाल में एक पैसेज दिया गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, और इससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, यानी कि ये जो पैसेज है उससे आपको 10 नंबर आएगा, इसीलिए ये पैसेज बड़ा कर दिया, बड़ा करके पूछा। ये पैसेज को एक बार हम लोग समझ लेते हैं ओवरऑल आइडिया, उसके बाद मेनली हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो इस सवाल में बेसिकली देखें तो इस सवाल में बोला गया है, इस सवाल में बोला गया है कि एक डिस्कशन पेपर था गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो ये जो डिस्कशन पेपर है ये आरबीआई द्वारा इशू किया गया और इसमें कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए। तो इसमें कहा गया कि बैंक को रिक्वायर्ड है टू फॉर्म ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एक बैंक को 2 कमेटी बनाना पड़ेगा, एक ऑडिट कमेटी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। और एक चीज पूछा कि जो कोरम है बोर्ड मीटिंग का वो कितना होना चाहिए, यह भी बताया गया। तो ये जो डिस्कशन पेपर आया गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, इसके अकॉर्डिंग कुछ कोरम बताया गया कि बोर्ड मीटिंग का कितना कोरम होना चाहिए, फिर बोला गया कि बैंक को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। तो अब सारा सवाल आपसे इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। ये था बेसिक, हम लोग समझ गए। कोरम का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ कोरम का क्या मतलब होता है। कोई मान लीजिए कि आप कंपनी बनाए, एक कंपनी, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप समझ लीजिए कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या फिर अपना दोस्त लोग का ग्रुप बनाए जिसमें 10 दोस्त थे आप लोग, ठीक है। तो अब आप लोग बोले कि हम लोग ने मीटिंग करेंगे, ठीक है, कभी कभी। तो एक बार मीटिंग की है और 10 दोस्त में एक दोस्त आया, अब बाकी कोई दोस्त आया ही नहीं। तो आपको गुस्सा आ गया, साला हम जब कर रहे हैं 10 आदमी को बुलाए हैं, एक आदमी नहीं आ रहा है, हम कैसे मीटिंग करेंगे, क्या मीटिंग करेंगे, हम तो सबसे बात करना चाहते हैं, अब कोई आएगा ही नहीं तो बात कैसे करेंगे। तो आप बोले कि ये तो गड़बड़ हो गया यार। तो आपको लगता है कि आप 10 आदमी को बुलाए तो 10 आदमी आएगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई खेलने जाएगा, कोई बात करने जाएगा, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, हाँ किसी का बॉयफ्रेंड होगा, तो हमेशा तो 10 आदमी तो आएगा नहीं, 10 दोस्त आएगा नहीं, और एक आएगा तो भी गड़बड़ है, 10 आएगा तो भी गड़बड़ है, तो क्या करें। तो आप बोले कि ना कम से कम 5 नंबर आदमी आना चाहिए, कम से कम 5 आदमी तो आना चाहिए, तब तो बात करेंगे, नहीं तो बात करने का क्या फायदा। 5 आदमी भी नहीं आएगा, 6 आदमी भी नहीं आएगा, क्या फायदा। तो आप बोले कि मिनिमम 5 आदमी जब आएगा ना तभी मीटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मिनिमम 5 आदमी आएगा तभी तो मीटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब 5 आदमी है ना, ये कोरम है। कोई भी मीटिंग जब होता है तो उसका एक कोरम होता है कि कम से कम इतना आदमी आएगा तभी बात करेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग का कोरम के बारे में बात हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि कोरम कितना आदमी का होगा, समझे। अब सवाल देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द बैंकिंग इज बीइंग एड्रेस्ड बाय आरबीआई इन द अबव मेंशन्ड पैसेज। ये जो पैसेज के अंदर किस चीज के बारे में बात हो रहा था, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात हो रहा था, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया कि विद रिगार्ड टू अबव मेंशन्ड पैराग्राफ द ऑडिट कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद ओनली डैश डायरेक्टर। ओनली मतलब कि सिर्फ एक। तो जब ऑडिट कमेटी बोल रहा है कि जब हम लोग ऑडिट कमेटी बनाएंगे तो सिर्फ एक क्या रहेगा, तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। फिर आपसे अगला सवाल पूछा कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जब बनाएंगे तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, तो चेयरमैन आपसे पूछ लेगा। फिर अगला सवाल में पूछा गया कि विथ रिगार्ड टू द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ आइडेंटिफाई एक्स। तो एक्स मतलब कोरम, ऊपर में दिया हुआ तो कोरम दिखा देता हूं आपको। द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग शैल बी डैश ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो कितना होगा वो आपसे पूछा गया। आखिरी सवाल पूछा गया कि जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का
रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, उसके पास कौन सा एक्सपर्टीज होना चाहिए, फाइनेंस का एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है, कौन सा एक्सपर्टीज उसके पास होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के एक पैराग्राफ दिया गया, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके बारे में बात हो रहा है पैसेज में, यही बता दो। दूसरा सवाल पूछा गया ऑडिट कमेटी में सिर्फ एक क्या रहेगा, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता है, तो वह बता दिया आपने। दूसरा सवाल पूछा कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि कोरम बोर्ड मीटिंग का क्या होगा। फिर बोला गया कि जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाए थे उसका जो भी चेयरमैन होगा उसके पास क्या चीज का एक्सपर्टीज होगा, समझे। तो ये आपसे पूछा गया। ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, और मैं इसे थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है ये देखने से, लेकिन ये जो रिपोर्ट आया था, डिस्कशन पेपर आया था, अगर आपने देखा होगा तो फिर ये सवाल बहुत हार्ड नहीं होगा, समझे। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में बोल रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थ्योरी बताओ। आइडेंटिफाई द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस which is based on the perception that a corporation for its effective function has to forge a number of relation with the different people or institution including suppliers, consumers, employees और government। बोल रहा है कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कौन सा थ्योरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कौन सा थ्योरी है जो कि ये बोलता है कि हम लोगों को अपना कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है, किसके साथ, सप्लायर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ और गवर्नमेंट के साथ। तो ये कौन सा थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ये इजी कैटेगरी का सवाल है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर सिलेबस टैग से आपसे पूछा गया। अगला सवाल है ही नहीं, खत्म हो गया। फिर से देखते हैं सारे सवाल को एक एक करके। पहला सवाल फेज 1 से जो था उसमें बोल रहा है कि अपर टॉलरेंस लेवल क्या है आरबीआई का। अपर टॉलरेंस लेवल क्या है इन्फ्लेशन का, और अगर इन्फ्लेशन का अपर टॉलरेंस लेवल ब्रीच हो जाता है तो कितना मंथ के लिए ब्रीच हो जाएगा, कितना क्वार्टर के लिए ब्रीच हो जाएगा, कि आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सब पूछा गया कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसका मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होगा, मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, ये पूछ लिया गया। फिर फेज 2 का सवाल आया जिसमें आपसे पूछा गया कि जो नाविफिड है यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसको डीएफआई बनाया गया, नाविफिड को डीएफआई बना गया, प्रिंसिपल डीएफआई बना गया, प्रिंसिपल डीएफआई मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। तो ये कौन सा सेक्टर के लिए बनाया गया, ये आपसे पूछा। फिर पूछा गया कि रिटर्न टू एसेट रेशियो कैलकुलेट करो। फिर बोला कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस को पहचानो, कौन सा इसमें से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फिर पूछा गया कि कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो पहचानो। फिर बोला गया कि रमेश ने 3 मंथ के लिए सुरेश को 25,000 रुपया दिया, लेकिन रमेश को 25,000 रुपया दूसरे को भी देना था। तो ये बोला कि देखो सुरेश, तुम तो हमको पैसा देने वाला है ना, तुम उसको ही दे दो। तो सुरेश बोल रहा है क्यों, तो हम बोल रहे हैं तुमको लिख देते हैं एक पेपर में, ठीक है, ये पेपर तुम उसके पास ले जाना और पैसा दे देना, ठीक है, और अगर तुम पैसा दे देगा ना तो हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, जो पैसा तुमको हमको देना है ना तुम उसको दे दो, ठीक है, और अब तुम हमको फिर पैसा नहीं देना, ठीक है। तो सुरेश बोला ठीक है, हम जाकर तुम उसको पैसा दे देते हैं राजेश को। तो यहाँ जो हम उसको लिख करके दिए ये क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपसे पूछा गया, ये भी इजी सवाल था। फिर अगला सवाल में एक पैराग्राफ दिया गया जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया 5 क्वेश्चन 2 नंबर का। पहला क्वेश्चन में बोला गया कि किस चीज के बारे में इस पैराग्राफ में बात हो रही है। दूसरा में बोला गया कि ऑडिट कमेटी बनाना था ना, तो उसमें सिर्फ एक डायरेक्टर रहेगा, तो वो कौन सा डायरेक्टर, सिर्फ एक रहेगा, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा सिर्फ एक। फिर पूछा गया कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना था ना, तो उसमें जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा। और फिर पूछा गया कि अगर वो चेयरमैन होगा तो उसके पास कौन सा एक्सपर्टीज होगा, वो पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो थ्योरी कौन सा है जिसमें ये बोला जाता है कि हम लोगों को कंपनी को गवर्न करने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्न करने के लिए सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, जैसे कि सप्लायर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, गवर्नमेंट के साथ। और इस तरह से ये पूरा वीडियो खत्म हो गया। इस वीडियो का पीडीएफ आपको कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे ले सकते हो। आगे आने वाला वीडियो में मैं आपको और डिटेल में कराऊंगा, ये तो 2023 का कराया ना,
2022 कराऊंगा, 2021 कराऊंगा, तो इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि हम लोग को फाइनेंस का जब स्टैटिक पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है। आप मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट सिर्फ आपके लिए ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिस्प है और बहुत फायदेमंद है, मैं इतना ही कहूँगा। आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करो। मेरी दिली इच्छा है आपको बोलने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ आपका एक कमेंट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके थोड़ा सा कमेंट दे दो, थैंक यू सो मच, या फिर कुछ भी कर दो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो आज तक अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि हम लोग फिर से मिलेंगे और अगले कंटेंट के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा। जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक मेरे साथ कहिए, हर हर महादेव, शंभू शंकर।